हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है खौफनाक सफ़र, द डेंजरस वॉयज। एंड फ्रेंड्स, ये स्टोरी भी अंकल सैम की कैंप फायर स्टोरीज़ की एक और कड़ी है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद खौफनाक सफ़र। डियर फ्रेंड्स, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात ज़रूर बता दूं कि आप कहानी को शुरू से लेके आखिर तक सुनिएगा, ताकि आपको कहानी का असली सार पता लगे कि इस कहानी में कितनी मुश्किलातों का सामना इन लोगों को करना पड़ा और ऐसी जर्नी पे कभी कोई ना जाए। और अगर ऐसी जर्नी पे जाना भी पड़े तो इस तरह की बहादुरी और चालाकी आपके अंदर रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। अब फिर से हम लोगों ने अपना अपना डिनर ख़त्म किया और इस बार रात के 9 बज गए थे। सब लोगों ने हमेशा की तरह अंकल से थोड़ी बातचीत करी और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अंकल ने मुझसे कहा, आओ हम अपने वही कहानी वाले बड़े कमरे में चलते हैं, तुम 2 कप कॉफ़ी के बनाओ, तब तक मैं नाइट ड्रेस पहन कर आता हूँ। जब तक अंकल सैम बड़े फायर प्लेस वाले कमरे में पहुँचे तब तक मैं कॉफ़ी के 2 कप्स के साथ पहले से ही फायर प्लेस के सामने था। फिर उन्होंने कहा, माय डियर, आज की कहानी थोड़ी अलग है। आज की कहानी है अनोखी बहादुरी और बेहतरीन अक्लमंदी की। देखने में सुनने में तुम्हें ये कहानी बेहद डरा देने वाली लगेगी, मगर इस कहानी में तुम्हें आज एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। ये कहानी है कवामे की। मैं तुम्हें इस कहानी के मुख्य किरदारों से रूबरू कराता हूँ। इस कहानी का मुख्य किरदार कवामे, उसका दोस्त ओबा, उसके पिता लिथेबो और उसके दादा डैरियस डैरी और उसकी माता मारिया। कवामे एक 20 साल का अफ्रीकी नौजवान था जो अपने परिवार के साथ कंपाला युगांडा में रहता था। तब युगांडन रेलवे को बने ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, मतलब युगांडन रेलवे का काम ख़त्म हुए बहुत साल नहीं हुए थे। वैसे तो अफ्रीकन रेलवे का काम 1896 में शुरू हुआ और 1901 में ख़त्म हुआ था, मगर इस बीच में इनका ये कार्य काफ़ी वजहों से रुका था। वजह थी वहाँ पर राजनीतिक कारण, बीमारी, ख़तरनाक लड़ाकू कबीले जिनको रेलवे ट्रैक की वजह से हटना पड़ा था, और सबसे ख़तरनाक और खूंखार वजह वहाँ के आदमखोर शेर, जिन्होंने वहाँ पर कई हिंदुस्तानी और अफ्रीकी मज़दूरों को मार डाला था। मगर सन 1920 तक आते आते ये बात आई गई हो गई और लोग अब अफ्रीका में सभी जगहों पर सफ़र करने लगे थे। ब्रिटिश लोगों का यहाँ पर अभी भी राज था, वही रेलवे के सारे कार्य को देखते थे। कवामे, जो कि एक चुलबुला मगर फुर्तीला नौजवान था, जिसका अच्छा लंबा कद और गठीला शरीर था। यह शरीर और कद उसको विरासत में अपने पिता और दादा से मिला था। पिता का नाम लिथेबो और दादा का नाम डैरियस था, पर उन्हें डैरी के नाम से ही गांव में लोग बुलाते थे। उसके दादा वहाँ ब्रिटिश अफ्रीकन पुलिस में कभी हेड कांस्टेबल रहे थे, मगर अब एक रिटायर्ड शख्स थे। वह और कवामे काफ़ी नज़दीक रिश्ता रखते थे एक दूसरे से। कवामे भी उनका बेहद ख्याल रखता था। उसके दादा को एक चीज़ बेहद भाती थी, जो थी होममेड बियर, जो वो खुद बनाया करते थे ज्वार, मक्का, शकरकंदी और गुड़हल के फूलों से। ये बेहद स्वादिष्ट बियर थी जो कवामे के पिता को भी बहुत भाती थी, यानी लिथेबो को। उसकी माता यानी कवामे की माता मारिया, जो अपने खेत पर ही काम करा करती थी, वह वहाँ पर चावल और गेहूँ उगाने का काम करती थी, जो कि उसके पिता और दादा 2 हफ्ते में एक बार बाज़ार में बेचने जाते थे जब भी फसल पक जाती थी। अक्सर कवामे अपने दादा को खेत में काम करते और वह होममेड बियर बनाते हुए देखता, पर उसके दादा कहते, मैं तुम्हें सारा काम सिखा दूंगा ताकि एक दिन मुझे इतनी मेहनत न करनी पड़े और सारी चीज़ें मुझे यहीं तुम बना के दो। वह कहता, ठीक है, पर आज मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें बनाना सिखा दूंगा। फिर उसके दादा ने उसे बियर बनाने का पूरा तरीका सिखाया, यानी वो होममेड बियर, और उसे एक तरह की आयुर्वेदिक चाय भी बनाना सिखाई। कवामे बेहद हैरान था कि ये चीज़ें दादा को कैसे मालूम हैं। अब कवामे अपने दादा के साथ घर के आंगन में बैठा था और उसके दादा व उसके पिता वहीं घर की बनी बियर पी रहे थे, जो उसके दादा ने ही बनाई थी, पर कुछ वक्त पहले। तब उसने कहा, दादाजी, आपके इस बियर की और चाय की विधि मुझे समझ में आ गई है।
और एक जगह मैंने इस विधि को लिख भी लिया है। शाबाश बेटे, दादाजी ने कहा। फिर उसके दादाजी वहाँ से उठे और घर के अंदर अपने कमरे में गए और अपने संदूक में से एक बड़ी बंदूक निकाली और बाहर ले आए। यह देखो तुम दोनों, ये है मेरी सर्विस राइफ़ल। सर्विस राइफ़ल को देखते ही जैसे कवामे की आंखों में एक भारी चमक आ गई थी। फिर कवामे ने कहा, दादाजी यह राइफ़ल तो एकदम नई दिखाई देती है। हाँ सो तो है, क्योंकि यह राइफ़ल मेरे एक दोस्त की है जो मेरी ड्यूटी पर अक्सर मेरे साथ ही रहता था, मगर जब हम दोनों रिटायर हुए तो वह यहाँ से मोम्बासा चला गया और उसकी राइफ़ल मेरे पास रह गई। उसने मुझे एक बार एक ख़त भी लिखा था और उसमें यह कहा था कि जब भी तुम मोम्बासा आओ तो मेरी ये राइफ़ल साथ लेते आना। बस अब जब कभी मैं वहाँ जाऊँगा तब ये राइफ़ल साथ ले जाऊँगा। फिर कवामे ने इस राइफ़ल को हाथ में लेकर बेहद उत्सुकता से देखा। तब दादाजी बोले, अरे फ़िक्र मत करो, इसे सिर्फ देखो मत, मैं तुम्हें ये कल चलाना भी सिखाऊंगा। तुम एक अच्छे निशानेबाज बन जाओगे, समझे। उधर दूर रसोई से मारिया, कवामे की माँ, यह सब देख रही थी और मन ही मन खुश हुई कि उनका बेटा अब नई नई चीज़ें अपने दादाजी से सीख रहा है। फिर अगले दिन कवामे का एक जिगरी दोस्त ओबा, जो वहाँ से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में रहता था, वो कवामे से मिलने आया। तब दादाजी अपनी राइफ़ल में गोली डालकर एक मिट्टी के बर्तन को दूर रखने में व्यस्त थे। तभी ओबा ने कहा, ये क्या कर रहे हैं। कवामे ने कहा, आज दादाजी मुझे इस बंदूक से निशाना लगाना सिखा रहे हैं। अरे वाह, फिर तो ये बेहद रोमांचक रहेगा। फिर दादाजी ने बंदूक पकड़ने का तरीका कवामे को बताया। उसने बंदूक कंधे से लगाई और फायर किया, पर निशाना चूक गया और मटके पर नहीं लगा। और 3-4 बार लगातार प्रयास के बाद मुश्किल से एक गोली मटके पर जा लगी। फिर ओबा ने ताली बजाई और दादा जी और कवामे और ओबा बेहद खुश दिखाई दिए। यही सिलसिला करीब करीब 2 से 3 महीने तक चलता रहा। ओबा अक्सर कवामे के पास आता और उसे निशाना लगाते हुए देखता। ओबा भी कभी कभी निशाने का प्रयास करता, पर उससे निशाना नहीं लगता। पर दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ होने से खुश थे। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। और फिर एक दिन सुबह सुबह जब कवामे के परिवार में सब लोग सोए हुए थे, तब ओबा चिल्लाते हुए अखबार का एक इश्तिहार लेते हुए आया और सब लोगों को जगा दिया। यह इश्तिहार था एक ब्रिटिश कंपनी का, जो कि एक रेलवे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगा रही थी और उन्हें वहाँ लेबर की ज़रूरत थी। काम का कॉन्ट्रैक्ट करीब 2 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ओबा के पिता ने अपने बड़े अफसरों से बात कर कवामे और ओबा के काम को पक्का कर लिया था। काम मोम्बासा में था और वहाँ से करीब करीब 2 दिन बाद 2 बोगी वाला इंजन, जो कि कंपाला युगांडा से मोम्बासा जाएगा, तैयार भी हो गया था। उनके घर के आसपास के 2 लड़के और थे जो इस मजदूरी यानी के लेबर के काम के लिए बिल्कुल तैयार थे, जो नज़दीक के अलग अलग गांव से थे। फिर दादाजी ने एक रात कवामे को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो बेटा, तुम एक काम करो, ये जो बंदूक है ना, जिससे तुम रोज़ाना प्रैक्टिस करते थे, उसे मैंने पैक कर दिया है। इस बात को सुनते ही कवामे का चेहरा उदास हो गया। उसने पूछा, क्यों दादाजी। अरे मैंने तुम्हें बताया था ना कि यह बंदूक मेरे एक दोस्त की है। क्योंकि इसमें पड़े पड़े जंग लग रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इससे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली जाए, ताकि जब मैं इसे अपने दोस्त को वापस करूं तो ये बिल्कुल भी ख़राब ना निकले। वैसे तो मैंने सोचा था कि कुछ समय बाद मैं खुद ही मोम्बासा जाकर उसे ये बंदूक वापस करूंगा और लंबे अरसे बाद अपने जिगरी दोस्त निकोलस से मिलूंगा। पर तुम अब जा ही रहे हो, तो ये कुछ कपड़े और ये राइफ़ल उसे दे देना। यह कुछ नई गोलियां हैं जिनके डिब्बे मैंने तैयार कर दिए हैं। इनमें गोलियां भरी हुई हैं, इसे भी अपने सामान के साथ ही रख लो। कवामे ने वैसा ही किया। फिर कवामे अपने कार्य में लग गया। दादाजी ने ये गोलियां इसलिए बनाई थी क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान 2-3 महीने से ये गोलियां ख़त्म हो गई थी और उन्होंने दोबारा से नई गोलियों के साथ इन डिब्बों को भर दिया था, ताकि जब ये कवामे उनके दोस्त निकोलस को ये सारा सामान दे तो गोलियां कम ना हो, क्योंकि वो सरकारी गोलियां थीं। अब नौकरी के सफ़र की पैकिंग शुरू हो गई थी। कवामे की माँ ने एक शॉल और कुछ गर्म कमीज़ें उसे दी। यह महीना जून जुलाई का था और कंपाला युगांडा में ये ठीक ठाक ठंड के महीने होते हैं। फिर यही पैकिंग करीब करीब 2 दिन तक चलती रही। कभी कोई सामान नहीं मिलता,
कभी कोई सामान शहर से लाना पड़ता, इसी में वक्त लग रहा था। फिर अगले दिन सफ़र से एक दिन पहले शाम को दोनों दोस्तों ने प्लान किया कि वो नदी के पास वाली जगह पर एक छोटी सी पार्टी करेंगे। फिर शाम में कवामे और ओबा दोनों नदी के पास बैठे और अपने आने वाले भविष्य की अच्छी अच्छी योजनाएं बनाने लगे। कवामे अपने दादा की बियर लाया तो ओबा घर का पका खाना। वही योजना करीब करीब 2 घंटे तक बनाते रहे और खाते पीते रहे, पर उन्हें ये नहीं मालूम था डियर कि उनकी छोटी सी ये प्लानिंग और उनकी सारी योजना पर बहुत जल्दी पानी फिरने वाला था। अंकल सैम ने मेरी ओर देखते हुए कहा। फिर क्या हुआ अंकल सैम? मैंने पूछा। फिर क्या, वे दोनों बेहद उत्साहित थे और शाम की ट्रेन 5 बजे उन्हें कंपाला मेन स्टेशन पर खड़ी दिखी। ओबा के माता पिता, कवामे का पूरा परिवार स्टेशन पर था। इस ट्रेन के इंजन के साथ सिर्फ 2 ही बोगी थीं, जिनमें करीब करीब 20 से 30 लोग थे। कुल मिलाकर 2 बोगी और इंजन ड्राइवर और हेल्पर को मिलाकर 34 लोग। बाकी लोग अपने अपने स्टेशनों पर उतरने वाले थे। बस मोम्बासा तक आखिरी स्टेशन पर कवामे और ओबा और बाकी 2 लड़के थे। ओबा और कवामे अपने अपने परिवारों से मिले। ओबा के पिता ने फिर से उसे बताया कि कहाँ जाना है और अपने अपने नौकरी के कागज़ किस ऑफिसर को दिखाने हैं। वह सारी बात समझ गए थे। कवामे के दादा ने फिर से उसे राइफ़ल वाले काम के बारे में याद दिलाया। उसने कहा, मोम्बासा मेन स्टेशन पर तुम्हें निकोलस मिलेगा, मेरा दोस्त, याद रखना। हाँ हाँ याद रखूँगा, उन्हें ये राइफ़ल देनी है ना? मुझे याद रहेगा, कवामे बोला। बस अब ट्रेन चल पड़ी थी। शाम के 5:30 बज रहे थे। स्टेशन मास्टर ने हरी झंडी दिखाई और बस ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी गति पकड़नी शुरू करी। ट्रेन जबकि स्टीम इंजन वाली थी, इसलिए स्टेशन के चारों ओर सफ़ेद धुआं फैल गया था। उनके परिवार और अन्य परिवार के लोग भी ट्रेन में बैठे सभी लोगों को हाथ हिला रहे थे, यानी कि बाय बाय बोल रहे थे। और धीरे धीरे कंपाला का वो स्टेशन नज़रों से ओझल हो गया। सब लोग, खासकर वो जो अपनी नौकरी के लिए बेहद उत्साहित दिखे, वो एक साथ थे। ये सफ़र करीब 15 घंटे का था और उन्हें अगले दिन मोम्बासा पहुंचना था। किसी के दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि ये कोई नौकरी पाने, सफलता हासिल करने या लोगों से मिलने का सफ़र नहीं, बल्कि बेहद खौफनाक और जानलेवा साबित होने वाला था। कवामे और ओबा सबसे आखिरी डिब्बे में, यानी आखिरी वाले दूसरे डिब्बे में थे। फिर धीरे धीरे शाम से रात हो गई और 9 बज गए। कई स्टेशन आए और बहुत सारे लोग आगे पीछे के डिब्बों से उतर गए अपनी अपनी मंजिलों पर। अब रात हो गई थी और सब ने खाना खाया और सब ने कवामे के दादाजी के हाथों से बनी बियर भी पी। अब आगे की बोगी में सिर्फ 9 लोग बचे थे और बाकी ये 4 आखिरी बोगी में, यानी दूसरी बोगी में थे। फिर कुछ ही देर में इन 4 लोगों को नींद आ गई। ये तब तक सोते रहे जब तक एक धमाके के साथ इन सब की एक गहरी नींद टूट नहीं गई। सब लोग एकदम से जागे। तब सभी लोगों ने देखा कि इनके आगे का वो डिब्बा और इंजन दोनों ओर लुढ़के हुए हैं और उसमें से सब लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। ओबा ने खिड़की से बाहर निकलकर देखा तो पाया कि आगे एक बड़ा इंजन खड़ा है, जिस पर टक्कर लगने से ये हमारा इंजन और आगे वाली बोगी पटरी से उतर कर गिर गए हैं। ओबा ने कहा, चलो नीचे चलकर उन सब की मदद करें। ओबा ने कहा ही था कि दूर कहीं से कवामे ने, डियर फ्रेंड्स, 10 से 12 बब्बर शेरों के दहाड़ दहाड़ कर इसी तरफ, यानी ट्रेन की पटरी वाली जगह पर आने की आवाज़ें सुनी। अब ओबा और बाकी लोगों ने कवामे से कहा, अब क्या करें, लोगों को कैसे बचाएंगे? उन्होंने कहा ही था कि शेरों के झुंड ने बाकी 9 लोगों पर और इंजन ड्राइवर पर हमला बोल दिया और उन्हें वहीं मार कर खाने लगे। उनके लिए ये रात का डिनर था, यानी शेरों के लिए। अब ओबा और कवामे को ये पता लग चुका था कि ये वही आदमखोर शेरों का इलाका है जिसका जिक्र अक्सर गांव के लोग किया करते थे, क्योंकि इस जगह से जो भी राहगीर ट्रेन से किसी भी कारणवश नीचे उतरा वह जिंदा कभी वापस नहीं आया। कुछ केसेस में तो उनकी लाशें भी उनके परिजनों को नहीं मिली। कई इंजन ड्राइवर जो इंजन में ख़राबी होने के कारण अपनी अपनी लालटेन लेके इंजन को चेक करते थे, शेरों का निवाला बन जाया करते थे। इस इलाके में बहुत लोगों ने अपनी जान को गंवाया था। मैं फ्रेंड्स, बाकी 2 लोग जो अपनी जॉब के लिए मोम्बासा जा रहे थे, उनके नाम आपको बताना चाहता हूँ। वो 2 हैं, जोरिनो और टेमा। ये दोनों भी लेबर वाले कार्य के लिए ओबा और कवामे के साथ थे। अब सभी 4 लोग जो आखिरी बोगी में थे, जो लगभग 20% आगे से टूटी हुई थी, उन्होंने एक दूसरे से कहा, शेरों ने तो हमला बोलकर
इन सब को खाना शुरू कर दिया है। अगर हम भी बाहर जाते हैं तो ये खुदकुशी होगी और कुछ नहीं। चारों लोग चुपचाप बैठे रहे, डरे सहमे। अब रात के करीब 1:30 बज रहे थे। शेरों के दहाड़ने, एक दूसरे से मांस को छीनने की आवाज़ें और हाइनस के इधर उधर मंडराने की आवाज़ें भी उन्हें रह रह कर आ रही थीं। इन सब ने धीरे धीरे हल्के हल्के बातें करी कि कोई भी जन कोई आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई आवाज़ बाहर गई तो शेरों को यह पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर हैं और वो इस 20% टूटी ट्रेन के डिब्बे से अंदर आने की पूरी कोशिश करेंगे। ओबा ने कहा, क्या हम खिड़कियाँ बंद कर लें? कवामे ने कहा, हाँ करेंगे, मगर मौका देखकर, अभी कोई भी हरकत नहीं होगी। सब लोग अब एक दूसरे के बेहद करीब बैठ गए। तभी हल्के से ओबा ने कहा, ये कवामे, तुम अपने दादाजी वाली बंदूक का इस्तेमाल करो और शेरों को यहाँ से भगा दो। कवामे ने कहा, इतनी अंधेरी रात में मैं कोई निशाना नहीं लगा सकता, और फिर गोली की आवाज़ से तो शेरों को पक्का यकीन हो जाएगा कि यहाँ कुछ जीवित व्यक्ति हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, और फिर ना जाने यहाँ पर शेर और हाइनस को मिलाकर कितने आदमखोर प्राणी हैं। यह सुनकर ओबा चुप हुआ और साइड में बैठ गया। शेरों की चीरा फाड़ी और इंसानी चीखें, जो अब मध्यम पड़ चुकी थीं, फिर भी सुनाई दे रही थीं, जो माहौल को और भी डरावना कर रही थीं। फिर जोरिनो और टेमा, जो साथ ही कोने में बैठे थे, एक सलाह के लिए उठे और कहा कि सुनो, सुबह करीब 10 या 11 बजे हम अगर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ही हम सुरक्षित रहेंगे, वरना नहीं। फिर सब लोगों ने हामी भरी और बैठे बैठे ऊँघने लगे। अब ओबा ने कहा, अरे दोस्तों, ऊँघने से अच्छा है कि हम बारी बारी सोएं। पहले तुम टेमा और जोरिनो सो जाओ, फिर मैं और कवामे सोएंगे। ये सुनते ही दोनों, टेमा और जोरिनो, 2 से 3 घंटे सोए। इस बीच कवामे और ओबा शेरों की दहाड़ और हाइना की आवाज़ें सुनते रहे। फिर सुबह 4:30 बजे उन्होंने इन दोनों को, टेमा और जोरिनो को, उठाकर पहरा देने के लिए कहा और वो दोनों अब सो गए। सुबह 8:30 बजे इन दोनों की तेज़ आवाज़ों ने कवामे और ओबा को उठाया। टेमा और जोरिनो चिल्लाए, अरे उठो उठो, शेर चले गए चले गए। अब उनके चेहरों पर खुशी थी। तब कवामे ने सबसे पहले अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और अपना मुंह धोया। सबसे पहला काम जो कवामे ने किया, वो दादाजी की दी हुई राइफ़ल निकाली और 4 गोलियों के बड़े पैकेट्स में से कुछ गोलियां निकालकर उस राइफ़ल में भरी और बाकी 3 लोगों से कहा, अपने अपने बैग्स को उठा लो और यहीं रहो, तैयार रहना, मैं बाहर होकर आया। कवामे बहादुर था। वह लोडेड राइफ़ल लेकर वहाँ से बाहर निकला। धीरे धीरे उसने उस जगह का मुआयना किया। एक भयानक दृश्य, असहनीय बदबू और कटी छटी लाशें, उन पर गिद्ध उनका बाकी बचा कुचा मांस खाने में लगे थे। लोगों के कपड़े, उनके बैग्स खून से भरे थे। कुछ भी सामान अब उनके काम का नहीं रह गया था। कवामे सारी जगह का मुआयना कर ही रहा था कि आगे खड़े इंजन के बीच से उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी राइफ़ल उसी दिशा में तान कर निशाना ले लिया। जैसे ही वे गोली चलाने वाला था, तभी इंजन के नीचे से कपड़े झाड़ता हुआ वो हेल्पर बाहर निकला, जो इंजन ड्राइवर के साथ था। वो कवामे को देखते ही उसकी तरफ दौड़ा। कवामे और वो दोनों तुरंत गले लगे और कवामे ने कहा, यह सब कैसे हुआ? तब तपाक से हेल्पर बोला, अरे तुम तो रेलगाड़ी में थे, तुम्हें नहीं पता चला कैसे हुआ? नहीं, हम गहरी नींद में सो गए थे। ओह, तो फिर सुनो, हम इस जंगल के बीचों बीच थे। तब इंजन ड्राइवर को ट्रेन चलाते चलाते एक दूसरा इंजन सामने पटरी पर इसी ट्रेन के आगे खड़ा दिखाई दिया। हमारे इंजन ड्राइवर ने कई बार उसको हॉर्न मारा, पर वो तब भी हिला नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज़ थी। इसलिए कुछ दूरी पर ब्रेक लगाने पर भी हमारी ट्रेन उस इंजन से जा टकराई और ये हादसा हुआ। आगे वाले इंजन को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उसके तो पीछे के लोहे के टायर ही मुड़े और टेढ़े हो गए, पर आगे से ट्रेन जो हमारी है वो क्षतिग्रस्त हो गई। बस तुम्हारा डिब्बा ही सही सलामत रहा, पर वो भी 20 से 30% ख़राब ही हो गया है। मगर वह आगे वाला इंजन बीच रास्ते में क्यों खड़ा था? कवामे बोला, अरे भाई, यह आदमखोर शेरों का इलाका है। उसका ड्राइवर रात में इंजन की खराबी की वजह से इंजन से उतरा था। बस वहीं पर 2 शेरों ने उस पर हमला किया था। उसकी आधी खाई हुई लाश मुझे उसके इंजन के 10 फीट दूरी पर दिखाई दे गई थी, और जब ये दोनों ट्रेन्स आपस में टकराई तब मैं इंजन से दूर जा गिरा था। मुझे खास चोट नहीं आई,
पर मैंने यहाँ शेरों के आने की आवाज़ों को सुन लिया था, इसलिए मैं किसी तरह आगे वाले इंजन के नीचे छुपा रहा और शेरों के हमले से बच गया। शायद कोयलों की महक और धुएं ने मेरी गंध उन तक नहीं पहुँचने दी। अब तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और कितने लोग इस बोगी में ज़िंदा हैं? सुनो, मेरा नाम कवामे है और हम कुल मिलाकर 4 और लोग हैं। मेरा दोस्त ओबा और 2 लोग और, टेमा और सोरिनो। तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग नौकरी के लिए मुंबासा जा रहे हैं और बीच में ये हादसा हो गया है। अब ओह, चलो, जो हो गया सो हो गया, उस पर मिट्टी डालो और यहाँ से निकलने के बारे में सोचो अब। फिर वो हेल्पर बाकी सभी लोगों से मिला और उनकी आप बीती सुनी। ओबा ने बातों बातों में उस हेल्पर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया, गांबा। तुम यह इंजन चलाने की कुछ जानकारी रखते हो? ओबा ने पूछा। क्यों नहीं, मुझे तो इंजन चलाना आता है। मैं पूरी तरह से इसे ऑपरेट भी कर सकता हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब है वो आगे वाला इंजन। गांबा हेल्पर बोला। नहीं, उसके पीछे के लोहे के पहिए टेढ़े हो गए हैं, अब वो नहीं चल सकता। कोई एक्सपर्ट भी इसे नहीं चला सकता। हम इंजन में तो आगे नहीं जा सकते, तो फिर क्या करें? कवामे बोला। गांबा ने कहा, सुनो, तुम्हारे पास ही राइफल है? अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30। अगर हम पैदल पैदल इस जंगल को पार कर लें तो शायद शाम तक किसी गांव में पहुंच जाएं, पर हमें इसी पटरी के साथ साथ चलना होगा, तो वहीं स्टेशन भी होगा और गांव भी। सब ने अब अपने अपने बैग्स लिए, सारा सामान बोगी से उठाया और चल पड़े। सभी 5 शख्स अब एक देशभक्ति गीत गा रहे थे, जो था, आई लव यू विद ऑल माई हार्ट एंड गॉड बी विद यू फॉर एवर। सभी लोग जिंदा बचे रहने के लिए तो खुश थे, पर आगे क्या होगा इसके लिए चिंतित थे। गांबा भी अब इसी गाने को उनके साथ गुनगुना रहा था। ठंड की वजह से धूप उन्हें कुछ ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी। फिर वह सब चलते रहे कि कोई 50 कदम की दूरी पर एक जगह टैमा को एक बड़ी पीली काली पूंछ हिलती नजर आई। टैमा ने सबको वहीं रोक दिया। कहा, वो देखो, मुझे लगता है उस पेड़ के नीचे एक शेर का परिवार है और अगर उन्होंने हमारी तरफ देख लिया तो हम पर हमला कर देंगे। सब लोग अब धीरे धीरे पीछे हटने लगे और एक छोटी झाड़ी के पीछे एक बैठ गए, यानी कि एक लाइन बना के, क्योंकि अगर वो अलग अलग बैठते तो ज़रूर शेरों को दिखाई दे जाते। टैमा सबसे आगे था। उसने कहा, सुनो कवामे, क्या तुम इन पर गोली चलाकर इन सबको भगा सकते हो? तभी गांबा हेल्पर बोला, अरे नहीं, अगर गोली चली तो दूर दूर तक उसकी आवाज़ से दूसरे खतरनाक जानवर भी अलर्ट हो जाएंगे और अगर हम अक्ल लगाएं तो इनसे धीरे धीरे दूर हटकर अगर हम चलें तो इनसे दूर होकर फिर से रेल की पटरी वाली सीध में चलते चले जाएंगे और बचे रहेंगे। सब लोगों ने हामी भरी और धीरे धीरे नीचे झुक झुक कर वहाँ से निकलने लगे। जिस दिशा में शेर थे उससे सीधे उल्टे हाथ पर सब लोग धीरे धीरे चल रहे थे, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट पर, कि उस शेरों के परिवार की एक शेरनी को आखिरी शख्स जो कि ओबा ही था वह चलता हुआ दिखाई दे गया। क्योंकि ओबा ने यह सोच लिया था कि वह सीधा खड़ा होकर भी अब चल सकता है, क्योंकि बाकी 4 शख्स तो यहाँ से निकल ही गए हैं। पर यह उसकी नादानी थी। वह शेरनी तेज़ी से ओबा की तरफ हमले के लिए बढ़ी। तभी ओबा शेरनी को देखकर चिल्लाया और कवामे को मदद के लिए आवाज़ लगाई। कवामे ने तुरंत अपनी राइफल तानकर शेरनी पर निशाना साधते हुए गोली चलाई, पर वह गोली शेरनी को ना लगकर पेड़ पर लगी, जो शेरनी के दाएं हाथ पर था। इस आवाज़ से शेरनी डर कर दूसरी दिशा में भागी। इधर इन सब लोगों ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। ये सब लोग अब पटरी के पैरेलल मगर पटरी से करीब आधा किलोमीटर दूर भागे जा रहे थे। ये दौड़ते रहे और 10 मिनट तक लगातार दौड़ने के बाद ही रुके। अब करीब करीब दोपहर के 1 बज रहे थे। तब सब लोग एक पेड़ के नीचे बैठे और सब ने अपने अपनी बोतलों से पानी पिया और दूसरे लोगों को भी दिया। फिर सब लोग उसी पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। तभी गांबा हेल्पर बोला, सुनो, हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है और 4-4.5 घंटे बाद शाम हो जाएगी। तब सब आदमखोर बाहर निकलेंगे शिकार के लिए। तब हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। तभी कवामे को एक आइडिया आया। वो एक खेल खेला करते थे गांव में बचपन में, जिसने वह एक बड़े लकड़ी के लट्ठे पर लालटेन लगाकर चलते थे और बाकी बच्चों को उनके देखते ही भागना होता था। उसने कहा, क्यों ना हम इस पेड़ की सबसे लंबी टहनी तोड़ लें
और उस पर अपने अपने पास रखे लालटेन लटका दें, जिससे जानवरों को ऐसा लगेगा कि वो कोई बेहद लंबा, भीमकाय और अजीब तरह का जीव है और वो फिर हमारे पास नहीं आएंगे। टेमा और जोरिनो ने इस आइडिया पर कवामे को शाबाशी दी। फिर गांबा हेल्पर ने कहा, ठीक है, यही करते हैं, पर अभी करीब करीब आधे घंटे के लिए हमें सोना तो पड़ेगा, वरना हम चल नहीं पाएंगे। पहले 2 लोग, फिर 3 लोग आधे आधे घंटे के लिए सोए। फिर सब अपने अपने बैग से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर खाने लगे और फिर आगे चलने के बारे में डिस्कशन करने लगे। अब वो सब लोग इस जगह से चल पड़े थे। वह चलते रहे चलते रहे चलते रहे, चलते चलते उन्हें अब करीब 4 बज गए थे। उन्हें बीच में कहीं कहीं हिरन, खरगोश और जिराफ भी दिखाई दिए, जो घास एवं पेड़ के पत्ते खा रहे थे। बीच में उन्हें एक हाथियों का झुंड रेल की पटरी को पार करते हुए दिखा, पर अभी तक उधर से कोई रेल इनकी दिशा में आती हुई दिखाई नहीं दी थी। सभी लोग इस बात को सोचकर घबरा रहे थे कि उनकी मंजिल कितनी दूर होगी। गांबा हेल्पर ने अपना कुछ आइडिया लगाया तो अगला स्टेशन पैदल चलकर भी करीब 8 बजे तक आएगा, अगर बीच में कोई रुकावट ना हुई तो। वैसे ही शाम के 6 बजे उन लोगों ने रुककर 2 पेड़ की लंबी टहनियाँ तोड़ी और उन पर लालटेन जलाकर टांग दी और चलने लगे। अब जंगल की घास काफ़ी ऊंची हो रही थी, पर अभी भी थोड़ी जगह थी जहां पर समतल मैदान था और उन्हें पटरी हल्की हल्की नज़र आ रही थी। थोड़ा और आगे चलकर उन्हें हाइनास की तेज तेज आवाज़ें आने लगीं, मगर उनकी लालटेनों को देखकर वह भाग गए। थोड़ी दूर करीब आधा घंटा वह और चले होंगे कि उन्हें लंबी झाड़ियों में शेरों के दहाड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। ये शेर काफ़ी बड़े और वयस्क प्रतीत हो रहे थे आवाज़ों से। पर टेमा ने गांबा से कहा, सुनो गांबा, इन लोगों ने झाड़ियों से हमें देख लिया है और अब किसी भी वक्त हम पर हमला हो जाएगा। कवामे ने तुरंत ओबा से कहा, तुम ओबा और जोरिनो ये लालटेन इन्हीं झाड़ियों में तोड़ दो और इस सूखी बड़ी घास में आग लगा दो। आग लगते ही ये शेर भागेंगे और अगर ये बाहर निकले तो मैं इन्हें मार दूंगा। अगर ये दूसरी दिशा में गए तो फिर हमें कोई चिंता नहीं है। पर गांबा हेल्पर बोला, सुनो, मुझे सामने एक ऊंचा पेड़ दिखाई पड़ रहा है, हम वहाँ पर बैठ जाते हैं। पर इतना वक्त शेरों ने उन्हें दिया ही नहीं और उनकी पूंछ कुछ 15 कदम की दूरी पर दिखाई देने लगी। तुरंत कवामे ने कहा, जल्दी जल्दी लालटेन से घास में आग लगाओ। फिर ओबा और जोरिनो ने लालटेन को टहनियों से निकालकर घास में तोड़ा और तुरंत आग लग गई। आग को देखते शेर दहाड़े और झाड़ियों की दूसरी ओर से भागकर निकले। ये करीब 4 शेर थे। कवामे ने अपनी राइफल को ताना हुआ था निशाने के लिए। तभी एक बड़ा शेर टेमा की तरफ लपका। तभी कवामे ने गोली चलाई और शेर वहीं ढेर हो गया। फिर दूसरी ओर एक और शेर दहाड़ता हुआ अपनी पूंछ खड़ी करके इन सब की तरफ गुर्राता हुआ आया। कवामे ने तुरंत अपनी राइफल को फिर लोड किया और गोली चलाई, पर गोली उस शेर के पैर में लगी और वह भाग खड़ा हुआ। बाकी 2 शेर दूसरी ओर से भाग गए थे। अब एक और जगह से फायर की आवाज़ आई। तब सब उस फायर की दिशा में दौड़े। उस घास की आग ने सब को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जलती हुई घास ने एक विकराल रूप ले लिया था। मगर आग की बड़ी बड़ी लपटों से अब काफ़ी कुछ साफ दिख रहा था। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें कुछ गांव वाले और ब्रिटिश आर्मी के बंदूकधारी सिपाही दिखाई दिए। उन्होंने उनके पास जाकर राहत की सांस ली और सारा हाल कह सुनाया। तब उनमें से एक ऑफिसर, जिसका नाम मैकडॉनल्ड लॉन्गवुड था, वह बोला, तभी वहाँ से कोई सिग्नल ना मिलने के कारण हम लोग चिंतित थे कि पटरी का मुआयना करने गया वह इंजन ड्राइवर इंजन को लेकर अब तक वापस क्यों नहीं आया। ओह, तुम लोग तो बाल बाल बचे। तभी कवामे बोला, नहीं सर, भगवान ने और हमारे माँ बाप की दुआओं ने हमें बचाया है। मैकडॉनल्ड ने कवामे की तारीफ़ करते हुए कहा, वाह कवामे, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने 2 व्यस्त शेरों को मार गिराया है। मगर सर, दूसरे शेर पर गोली तो उसकी टांग में लगी थी। नहीं कवामे नहीं, गोली उसके दोनों पैरों के बीच में उसके सीने को पार कर गई थी। वो देखो, दूसरे शेर की लाश। कवामे ने शेर की एक लाश को दूर झाड़ियों में पड़े देखा। सब लोग अब खुश थे कि वो सुरक्षित और सही सलामत हैं, पर और लोगों के मारे जाने का उन्हें बेहद दुख था। फिर एक पूरी बटालियन हादसे की जगह तैनात कर दी गई और इन सभी लोगों को पास के गांव वाले स्टेशन पर रोका गया और बाद में एक फुली गार्डेड आर्मी ट्रेन के द्वारा इन्हें इनके घर वापस छोड़ा गया। मगर गांबा हेल्पर वहीं रहा, कहीं नहीं गया। ये चारों अब वापस जा रहे थे गांबा हेल्पर को उसी स्टेशन पर छोड़कर।
तो इन्हें वो हर एक पड़ाव अब दिखाई दे रहा था जिनको बेहद बहादुरी से इन्होंने पार किया था। अपने अपने घर पहुंचकर ये अपने अपने माँ बाप दादा दादी से गले लगकर रोते रहे और सारी कहानी उनको बताई। वह लोग जो हादसे में मारे गए थे, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अच्छा मुआवजा दिया और उनके परिवार के एक एक पुरुष सदस्यों को नौकरी पर रखा। मगर इन बेचारे अफ्रीकी नौजवान लड़कों के लिए तो ये एक बेहद खौफनाक सफ़र साबित हुआ था जिसमें ये दोबारा कभी नहीं जाना चाहते थे। अब तो बस ये गांव में ही खेती बाड़ी कर रहे थे। अब अंकल सैम बोले, अब सुनो बेटा, बहुत रात हो गई है, चलो चलकर सोएं और ये कॉफ़ी भी ख़त्म है, चलो चलें, एंड अ वेरी गुड नाइट टू यू। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी खौफनाक सफ़र। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानी अजब गजब, स्टोरीज फॉरएवर, और आपकी अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आपसे मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।